डेली जीके जीएस डोज जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाया जा रहा है। आज इसमें मैंने एनटीपीसी का ही क्वेश्चन रखा है और यहाँ से टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले? सबको पता है मेहरगढ़ में मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज सभ्यता इसको कहा जाता है। और इसका लोकेशन मोस्टली पाकिस्तान, अभी का जो पाकिस्तान है, और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार था, लेकिन जो पीक पीरियड था इसका ना, वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक ही था। ध्यान रखना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जिसके बारे में हमें जानना है। जैसे कि पहला आपका आ जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है सो ये रावी नदी के तट पे दयाराम सनी ने इसकी खोज की थी। इसमें दो शहर था, एक था गढ़ और एक था निचला शहर। हड़प्पा में मोस्टली एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे दफनाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा में क्या चीज़ का? सबको दफनाने का प्रमाण मिला है लकड़ी के ताबूत में। एक इम्पोर्टेंट शहर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, एक्चुअली ये तो अभी के पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। यहाँ एक ग्रेट बाथ करके था, मतलब कि नहाने का एक बड़ा सा लोकेशन था, जिसका कह सकते हो कोई डायमेंशन था 11.88 गुना 7.01 मीटर लंबाई चौड़ी, और इसकी गहराई थी आपको 2.43 मीटर। इसीलिए देता हूँ क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये था। उसके बाद यहाँ पे एक अन्नागार भी था, बड़ा सा अन्न का भंडार भी था, जिसमें लगभग 27 कक्ष आते थे। उसके बाद यहाँ पे एक नृत्य करती कन्या भी दिखी गई थी। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, नृत्य करती जो कन्या का जो मतलब कि मूर्ति था, उसको जिस तकनीक से बनाया गया था, उस तकनीक को हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि। क्या बोलते हैं? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि, जो कि कांस्य की एक मूर्ति थी डांस करती हुई। यहाँ पे पशुपति का मुहर भी पाया गया था, जो कि स्टीटाइट पत्थर से बना हुआ था। कौन सा? स्टीटाइट पत्थर से ये बना हुआ था। और इसमें जो है सो चारों ओर पशु था। एक आदि शिव करके इसमें भगवान को दर्शाया गया है। किसमें? पशुपति के मोहर में। तो मोहनजोदड़ो को रिगार्डिंग ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। एक लोकेशन याद रखना, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा गुजरात में है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उसके बाद एक कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा क्यों फेमस है? यहाँ पे अग्नि की वेदी मिली है, अग्नि वेदियाँ। उसके बाद से एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, पशु बलि। ये दोनों चीज का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है। अनदर वन इज लोथल। लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? लोथल अभी गुजरात में है, और संभवतः ये जो है सो दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह था। क्या था? दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह लोथल, जो साबरमती नदी से जुड़ा हुआ था। ध्यान रखना इन चीजों को। एक और लोकेशन याद रखो, राखी गढ़ी। लोकेशन कहाँ है वो भी ध्यान रखना जरूरी है। राखी गढ़ी जो कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। एक याद रखना, चन्हूदरो। चन्हूदरो कहाँ पे है? चन्हूदरो मोहनजोदड़ो के आसपास है, 130 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कार्नेलियन मन का, क्या तो कार्नेलियन मनकों का उत्पादन होता था। उसके बाद से यहाँ पे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ था घर बनाने में। यहाँ पे शंख का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ पे? चन्हूदरो में। एक लोकेशन और है, सुत कांगेडोर। क्या है? सुत कांगेडोर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो सुत कांगेडोर है, जो हड़प्पा कालीन स्थल है, ये अभी का जो पाकिस्तान है ना, बलूचिस्तान, ये वहां पे लोकेटेड है। ध्यान रखना। उसके बाद एक दो लोकेशन और ध्यान रखना, सुरकोटदा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये भी गुजरात में है, और यहाँ पे जो है ना, घोड़े की हड्डियां मिली है। क्या मिली है? घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिले, जिससे पता चलता है कि वहां पे घोड़ा था। और उसके बाद जैसे कि हाथी हो गया, भेड़िया हो गया, इन सब चीजों का भी हड्डी यहाँ पे मिला हुआ है। एक लोकेशन है बनवाली। बनवाली है आपको हरियाणा में।
एक और याद रखना, आमड़ी, जो मोहनजोदड़ो मूवी बना था ना, उसमें आमड़ी का जिक्र हुआ था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी किनारे है। यहाँ पे हिरण और गेंडे के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? आमड़ी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के रिगार्डिंग लोकेशंस आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है इससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, होम रूल आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। लेकिन होम रूल के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि होम रूल दो लोगों ने शुरू की थी, एक तिलक ने और एक एनी बेसेंट जी ने। होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का मतलब होता है कि ब्रिटिश शासन के भीतर ही अपना स्वयं का शासन चलाना, यानी कि स्वशासन की ये बात करता है। पहले देख लेते हैं हम लोग तिलक का जो होम रूल लीग था उसके बारे में। देखो, जो तिलक का होम रूल लीग था उसकी स्थापना हो गई थी अप्रैल 1916 में। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? तिलक का होम रूल लीग सेलेक्टेड लोकेशन पे ही था। इसका जो हेडक्वार्टर था वो पूना था और इसका मात्र कह सकते हैं कि 6 शाखाएं थी। कहाँ कहाँ पे? जैसे कि एक तो मुंबई ही हो गया, कर्नाटक, मध्य प्रांत, इन जगहों पे कुल मिला के 6 शाखाएं थी। और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी वो भी ध्यान रखना, बेलगांव में। कहाँ हुई थी? बेलगांव में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका जो मुख्य मांग था वो क्या था? स्वराज। स्वराज का मतलब समझ गए, स्वशासन। उसके बाद भाषाई राज्यों का निर्माण, भाषाई राज्यों का निर्माण, और एक और ध्यान रखना, स्थानीय भाषा को शिक्षा में शामिल किया जाए। ये सब तिलक का जो होम रूल था उसकी, उन लोगों का ये मांग था। देखते हैं बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसमें क्या था। देखो, उसी साल सितंबर में 1916 में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की कहाँ पे? मद्रास में की थी। और इनकी शाखाएं बहुत, लगभग 200 शाखाएं थी इनके पूरे भारत में फैला हुआ। इसीलिए ये कहा गया है कि तिलक की जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था उसकी तुलना में एनी बेसेंट का लीग का संगठन बहुत ही मजबूत था। इसके जो सचिव थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। और BW वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, ये भी इसके सदस्य थे। तो यही दोनों जो है सो तिलक का और बेसेंट का जो होम रूल लीग है, इन दोनों को ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई खास अंतर है नहीं। दोनों का जो कहना था कि एनी बेसेंट ना, हाँ, दोनों का स्वशासन का ही मांग कर रहा है और दोनों का थोड़ा सा बेसेंट का जो है सो अधिक व्यापक तरीके से फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्यिक साम्राज्य की राजधानी बना? देखो, गोवा जो है सो 1510 से लेकर के 1961 तक पुर्तगाली कब्जे में, लगभग 450 वर्षों तक। 1510 में क्या हुआ था? उस समय जो है सो वहां का जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। उसके बाद जो है सो 1530 में ये उसकी वाणिज्यिक राजधानी बनी गोवा। और उसके बाद अंग्रेज का शासन चलता रहा, लेकिन गोवा पे जो है सो पुर्तगाली का ही शासन रहा। फिर हुआ कि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त कराया और उसे भारत का हिस्सा बना दिया गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। एक नाम याद रखना, बीजापुर का सुल्तान। एक याद रखना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1510, 1530, 1961 आपका काम हो जाएगा अगर गोवा और पुर्तगाली का क्वेश्चन पूछता है तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, पहला है कि आईएनसी की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने की थी। बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट में इसको हम लोग AO ह्यूम कहते हैं। हाँ। दूसरा है, आईएनसी का पहला सत्र WCU बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन B इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा आईएनसी के बारे में। आईएनसी की जो स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कौन किया था? AO ह्यूम द्वारा मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। और यह भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, ध्यान रखना इन चीजों को। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WCU बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। एक दो पॉइंट और याद रख सकते हो। कांग्रेस का जो प्रारंभिक चरण था 1885 से लेकर के 1915 तक का, ये नरम दल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। इसके लीडर जैसे कि हो गए तुमको गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई निरोजी। इन लोगों का कहना था कि हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे।
लेकिन फिर 1915 से लेकर के 1919 तक थोड़ा सा कह सकते हैं कि उग्रवादी चरण आया, जिसमें कि लाल बाल पाल जो टिकरी था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब उग्र राष्ट्रवाद का उदय चाहते थे। और उसी के बाद कांग्रेस में नरम दल गरम दल दो दल बना, और बाद में देख सकते हैं कि दोनों में विभाजन भी हुआ, फिर एक साथ भी आया। फिर उसके बाद 1920 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस में गांधी का युग रहा, यानी कि गांधी के प्रेरणा पे ये लोग काम कर रहे थे। इसमें बहुत सारे आंदोलन, जैसे कि भारत छोड़ो हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ये सारी चीजें हुई। तो ये सभी कांग्रेस का जो है सो पूरा का पूरा हिस्ट्री है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस भी है कांग्रेस के, जो आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? देखो, इस बार के एनटीपीसी में जितने भी हमारे मध्यकालीन के छोटे छोटे वंश हुआ करते थे ना, उसका ये पूछ रहा था कि इस वंश का संस्थापक कौन था। मैंने से पूछा था कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। अभी यहाँ देख रहे हैं कि पूछ रहा है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो ये नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बहुत राजवंश और उसके जो है सो स्थापक के बारे में बता देता हूँ। एक था हड़यक राजवंश, हड़यंक डायनेस्टी इसको हम लोग कहते हैं। इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। कौन किया था? बिंबिसार ने। और थोड़ा सा अगर डेट याद रख लो तो ये लगभग 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक जो है सो ये शासन किया था। इसी का लड़का था फिर बिंबिसार का अजात शत्रु, फिर उसके बाद उदयन था, फिर उसके बाद इस वंश का एक शासक था लास्ट में, नागदशक। कौन था? नागदशक। और उसका एक सेनापति था शिशुनाग। नागदशक को शिशुनाग मार दिया। उसके बाद उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की थी। और इस राजवंश का जो सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था कि अवंती जो लोकेशन था उसका ये विनाश किया। और दूसरा जो बौद्ध परिषद हुआ था, इसके द्वारा आयोजन किया गया था। एक याद रखना, नंद वंश। उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद, जिसे हम लोग सर्व छत्रंतक कहते हैं, यानी कि क्षत्रियों का विनाश करने वाला। या फिर इसको उग्रसेन। उग्रसेन मतलब विशाल सेना का स्वामी। जो शिशुनाग था ना, उसको पराजित करके इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। और महापद्मानंद को जो है सो भारतीय इतिहास का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसी के समय में नंद वंश के शासनकाल में ही 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में तो पता ही है। नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन? धनानंद। उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। उसके बाद इसमें बिंदुसार, अशोक, ये सब आते गए। मौर्य वंश का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा इजी है। एक याद रखना है, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बारे में क्या ध्यान रखना है, बस इतना जान लो कि इंडो ग्रीक के समय में मेनेंडर करके एक शासक था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा था, जिसे हम लोग मिलिंद भी कहते हैं। और मिलिंद पन्हो जो कि एक ग्रंथ है, उसके अनुसार जो नागसेन है, नागसेन जो है सो मेनेंडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। और भारत में जो है सो सोने का सिक्का जारी करने वाला पहला यूनानी था। यो कौन? मेनेंडर। उसके बाद जो शक आए, शक में एक जो सबसे मेन आदमी है, उसको ध्यान रखना, रुद्रदामन प्रथम। इसको क्यों याद रखना है रुद्रदामन प्रथम को? क्योंकि एक सुदर्शन झील हुआ करता था, उसका जीर्णोद्धार ये करवाया था। और शुद्ध संस्कृत में पहला शिलालेख जारी किया था। कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख। कौन सा? जूनागढ़। तो रुद्रदमन को हम लोग दो चीज से याद रखेंगे, एक सुदर्शन लेख से और एक जूनागढ़ शिलालेख से, बस बात खत्म। उसके बाद ध्यान रखना थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक था कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। और इसको हम लोग कुषाण वंश को जो है जैसे कि येची भी कहा जाता है, या फिर तोचारियन, ये सभी इसको कहा जाता है। इसमें कनिष्क जो जिन्होंने 78 ईसा पूर्व में शक युग की शुरुआत की थी। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथुरा ऐसे कई विद्वान इनके दरबार में रहते थे। कनिष्क के बाद एक याद रखना, शुंग राजवंश। शुंग राजवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। अंतिम जो मौर्य शासक था उसका ये ब्राह्मण सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, एक याद रखना, भरहुत स्तूप।
उसी से रिलेटेड है, शुंग राजवंश से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कण्व वंश। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। इतना ही ध्यान रखना, यही एग्जाम में पूछता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव। और वासुदेव कौन था, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसका वध करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। उसके बाद एक है तुम्हारा सातवाहन। सातवाहन वंश का जो है सो एक इंपॉर्टेंट लीडर है सिमुक। सिमुक द्वारा यह स्थापित किया गया था और इन्होंने भी कई सारे चैत्य विहार मठ बनाए थे। फिर आया गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक हो गया तुम्हारा चंद्रगुप्त प्रथम। सबको पता होगा, महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे ये। उसके बाद फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, कुमारगुप्त प्रथम आया, स्कंदगुप्त आया। उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश में एक शासक था, कौन सा, हर्षवर्धन, जिसको हम लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन यहाँ का एक इम्पोर्टेंट लीडर था, जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया था। जो ह्वेन था हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। हर्षवर्धन ने नालंदा में एक बड़ा मठ भी स्थापित किया था और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबार को शोभित किया, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है डायनेस्टी राष्ट्रकूट। कौन सा, राष्ट्रकूट वंश। इसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। किसने किया था, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। और कृष्ण प्रथम जो है ना, वो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, इसको भी नहीं भूलना है। राष्ट्रकूटों को एलिफेंटा गुफा मंदिर जो कि शिव को समर्पित है, उसके निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है, ध्यान रखना इन चीजों को। तो इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन उठाए और वहां से टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश किया। एग्जाम तक मैं चाह रहा हूं कि इसी अकॉर्डिंग आपको प्रीवियस ईयर के थ्रू बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।